Here is the another question of November 2012 paper 21 question number 1 अजीज के नाम से सवाल है. अब अजीज हैज बिन सेवरल ईयर. इसमें इन्वेंट्री स्टोलन या इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय का कॉन्सेप्ट है. जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हो, जब आप हिसाब किताब प्रॉपर नहीं बनाते हो, तो अल्लाह ना करे कि आपके स्टोर पे या दुकान पे आग लग जाती है. आपको अगर याद हो, जेल चौरंगी के पास एक चेज़अप बना हुआ था, वहाँ पर इतनी ख़तरनाक आग लगी थी कि उस पूरी बिल्डिंग को उसने वो ले लिया था और जो पूरा जल के तहस नहस हो गया था. तो उनके पास हिसाब किताब था तो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया ना. अगर हिसाब किताब नहीं होगा तो कैसे करोगे. कोऑपरेटिव मार्केट सदर के अंदर है, उस पर पूरी आग लग गई थी. आपके पास बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जब आप हिसाब किताब मेंटेन नहीं करोगे तो आपको इन्वेंट्री को फाइंड आउट करने में टाइम लगेगा. जब भी कहते हैं कि इन्वेंट्री को एक्सेस में नहीं होना चाहिए. अच्छा, उन्होंने यहाँ पर बात कही कि फॉर सेवरल ईयर्स बट डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ही प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस 30 जून 2011. आज की क्लास का हमारा तीसरा क्वेश्चन है. कुछ वैल्यूज़ दी हुई है. मोटर व्हीकल दिया हुआ है, फिक्सचर्स दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, एक्रूड एक्सपेंस दिया हुआ है, इन्वेंट्री ओपनिंग दिया हुआ है, प्रीमिसेस कॉस्ट दिया हुआ है. एक समरी मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दी हुई है और वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस भी नहीं है. हम चाहकर इसको बैलेंस कर भी नहीं सकते क्योंकि बैंक का ओपनिंग या कोई क्लोजिंग भी नहीं है. रिसीट मतलब पैसे का आना, पेमेंट मतलब पैसे का जाना. अगर आपके पास जिनको बेचा था उन्होंने पैसे दे दिए, ओल्ड मोटर व्हीकल सेल कर दी, कैश सेल्स हो गई, पैसे आ गए, पेमेंट टू सप्लायर कर दिया, व्हीकल ख़रीद ली और एक्सपेंस पे कर दिया. और नीचे लिखा हुआ है डब्बे के नीचे ही क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं. कैलकुलेट द परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल. मुझे क्या निकालना है? परचेज निकालनी है. और परचेज निकालने का तरीका क्या होता है? क्रेडिटर्स अकाउंट होता है. तो मेरे पास आपके पास यहाँ पर गया, हेयर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट ए. कोई नई चीज़ अगेन नहीं है. आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है. और तो मैंने क्या बना लिया, यह देखिएगा, क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पेबल अकाउंट. मेरे पास ट्रेड पेबल का ओपनिंग गिवन था कितना? 14,000. लाइबिलिटी नेचर है तो इसको कहाँ लिख दिया? डेबिट साइड पे. इसके बाद पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर, तो बैंक लिख दिया 88,600. कोई परचेज रिटर्न नहीं है, कोई डिस्काउंट रिसीव नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो अब मैं क्या करूं? फॉर एग्जांपल इधर इसी के नीचे मैंने मेंशन कर दिया बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि डब्बे के नीचे दिया हुआ है 13,600. थोड़ी सी हेल्प रिक्वायर्ड है, प्लस करके बता सकते हैं कितना आएगा बेटा? 88,600 प्लस 13,600 कितना हो जाएगा? 102. ओके, 1,02,200. उसमें से 14,000 माइनस कर दो तो जो बैलेंसिंग फिगर से जो आंसर आ रहा है वो क्या है? क्रेडिट परचेजेस कितनी आ रही है? 88,200. दोनों साइड्स इक्वल हो गई. सी डी यहाँ पर हुआ है तो बी डी यहाँ हो जाएगा 13,600. मगर फ़ायदा नहीं है. मुझे निकालना क्या था? क्रेडिट परचेजेस निकालनी थी, जो कि मैंने निकाल ली. सवाल में ऊपर नीचे नज़र घुमा लो, कहीं कैश परचेजेस दी हुई हैं? नहीं दी हुई. तो इसका मतलब यही तुम्हारी टोटल परचेजेस है. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में मुझे निकालना था कैलकुलेट द टोटल सेल्स. तो टोटल सेल्स के लिए अब मेरी रिक्वायरमेंट कौन सा पार्ट है? मेरा पार्ट बी. अगेन पिछले 3-4 क्लासेस से मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और उसी पे ही अगेन मुझे सेल्स निकालनी है. कैश सेल्स मुझे नज़र आ रही हैं, कैश सेल्स नज़र आ रही हैं मुझे. तो रेवेन्यू इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट. तो कैश सेल्स कितनी है मेरी? अगर देख रहे हो 6,600. आपको कहाँ से नज़र आई हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे तीसरे नंबर पे. और क्रेडिट सेल्स के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिट सेल्स के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा. और अकाउंट बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप उसको क्या कहते हो? डेटर्स स्लैश ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट. ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग मेरे पास दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 18,000. टिक लगा दिया.
रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, तो इसका मतलब कितनी रिसीट्स आ गई 132,900 बैंक के डेबिट साइड पे देख लेना पॉइंट नंबर 1 पे। डिस्काउंट अलाउ भी नहीं नज़र आ रहा, बैड डेप भी नज़र नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट क्या आ गया बैलेंस कैरेट डाउन 20,500। रिसीट एंड पेमेंट का जब डब्बा ख़त्म हो रहा है वहाँ एंड में देख लेना। सर बैलेंसिंग का टाइम हो गया, तो 1:30 1:50 1:50 1:52 यानी 1:53 153,400 माइनस कर दो 18,000 तो क्या आ जाएगा जी बेटा 135,400। ये मेरी क्या आ गई क्रेडिट सेल्स आ गई, बट दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर। तो यहाँ क्या लिख दूंगा 153,400, और अगर ये क्लोजिंग हो SOFE बोलता तो ये क्या हो जाता बैलेंस BD 20,500, जहाँ तक मुझे याद है नहीं बोला हुआ। तो ये क्रेडिट सेल्स आ चुकी हैं, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पर मैंने एरो डाल दिया, तो कितना आ गया 135,400। दोनों को टोटल कर लो कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है बता सकते हो 142,000। तो ये मेरी 142,000 की क्या आ गई सेल्स आ गई टोटल। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो। अब बिल्कुल नई चीज़ है, अगर कॉमन सेंस है तो आराम से कर लोगे। बैकवर्ड मतलब नीचे से ऊपर जाना, फॉरवर्ड मतलब ऊपर से नीचे आना। अच्छा मैं इस पूरे लाइन को ब्लू कलर से लाइट येलो कलर से कलर कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बात। इसमें रेशो का अमल दखल बहुत है, जिस बच्चों को रेशो आते होंगे वो खींच लेगा इंशाल्लाह। अजीज़ भाई, मैं हाईलाइटर यूज़ कर रहा हूँ, अजीज़ भाई अर्न अ यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40%। अजीज़ भाई ने क्या किया है 40% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स। इसका मतलब सेल्स का जो 40% होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अर्ली इन जून 2012 ही हैड अ फ्लड इन हिज प्रेमिसेस। उसकी प्रेमिसेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर फ्लड आ गया, जिसकी वजह से कुछ माल डैमेज हो गया और मेड इट इम्पॉसिबल टू सेल, वो बिकेगा नहीं। उसने अपने माल की वैल्यू लगाई जो बच गया था आफ्टर फ्लड के बाद 2012 में, सेलिंग प्राइस 14,000। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, जब माल ख़राब हो गया, बिक गया, बर्बाद हो गए आप, और आप उसको किस पे ट्रीट कर रहे हो, सेलिंग प्राइस पे कर रहे हो। गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो कि इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट। आप किसके अगेंस्ट जा रहे हो, प्रूडेंस बाबा के अगेंस्ट जा रहे हो, और आपने उसको कितना रिकॉर्ड किया है 14,000 किया है, जो कि सेलिंग प्राइस पे किया है, गलत किया है। अच्छा, इसमें ऑलरेडी आपने क्या डाल के रखा हुआ है, प्रॉफिट डाल के रखा हुआ है, तो इसमें से प्रॉफिट को बाहर फेंकना है, तो आपको कॉस्ट पता लग जाएगी। तबाह होने से पहले कितनी इन्वेंट्री की वैल्यू थी, क्या वो पता है? नहीं पता। तबाह होने के बाद अज्यूम क्या है कि 14,000 का माल है जो सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड कर दिया, जो सरासर अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाता है। अच्छा, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना है जो फ्लड से तबाह हुई है। किससे तबाह हुई है? सर कोई इसका कोई ऑब्जेक्ट, कोई वो है प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि कोई मेथड है? अगर आप देखो मेथड से भी कर सकते हो और प्लस माइनस करके भी कर सकते हो। ये कौन सा पार्ट था? पार्ट सी। नज़र नहीं हटाना प्लीज़। अगर मैं तुमसे कहता हूँ लेट से कि वी हैव ओपनिंग इन्वेंट्री, सवाल में गिवन थी, जाके देखो सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री 30 जून 2000 मेरे ख्याल से 11, नज़र घुमाओ 6,000 की होगी। कहाँ दिख रहा है? मैं इसको ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूँ। इन्वेंट्री 6,000, मतलब कारोबार शुरू हुआ होगा तो 6,000 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी होगी। फिर अल्लाह ने तुम्हारी ज़ात में ऐसा करम कर दिया, तुम्हारे ऊपर ऐसा फजल कर दिया कि तुम्हारे पास तुमने और परचेजेस कर ली। जो परचेजेस तुमने टी अकाउंट से निकाली थी 88,200 की, एग्री? 88,200 की तुम क्या कर चुके हो, परचेजेस निकाल चुके हो, सही है।
फिर उसके बाद अगर मैं तुमसे कहता हूँ वैसे अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग होता है। अब तुम कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी निकाल सकते हो क्या? ऐसा कुछ कर सकते हो। यानी अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पर मेंशन कर दूँ, क्या लिखता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि तुम निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमेशा क्या होती है? लेस होती है। एग्री करते हो? अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद अगर मैं तुमसे बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या होगी, यहाँ क्या आएगा आपके पास, जिसको आप कहते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री। तवज्जो नहीं हटाना, क्लोजिंग इन्वेंट्री बिफोर स्टोलन, सॉरी बिफोर फ्लड, चोरी नहीं हुई, बिफोर फ्लड, जो कि नहीं पता। अच्छा, फिर इधर आ जाओ, यहाँ क्या होगा, इन्वेंट्री जो फ्लड से तबाह हुई थी तो वो आ जाएगी। और फिर इसके बाद यहाँ क्या होगा, एक्चुअल आपके पास कितनी थी, आपके पास एक्चुअल इन्वेंट्री जिसको आप कहते हैं आफ्टर फ्लड, जो कि कितनी थी, डेट क्या थी आपके पास, मेंशन है कुछ, चेक करो, 30 जून 2012। कोई मसला, जो कि मेरे ख्याल से गिवन थी, मगर गिवन इन द सेंस थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। किस वैल्यू पे वो गिवन थी? सेलिंग प्राइस पे गिवन है, तो सेलिंग प्राइस पे लिखना कुल्लू हराम है। सही है भाई, इसका मतलब इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। और कितने परसेंट इंक्लूड है? 40%। तो 14,000 का 40% क्या होगा मेरा, एक तरह से अज्यूम कर लो कि प्रॉफिट होगा। कितना होगा बता सकते हो? 5,000। तो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 8,400 शायद। तो जो इसका मतलब जो मेरी एक्चुअल इन्वेंट्री होगी वो कितनी आई है? 8,400 आई है। नजर बिल्कुल, कहीं मसला, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, पक्का डन है। अच्छा, अब जो मेरी जो ओवरऑल परचेजेस ये थी, सेल ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही, ओवरऑल परचेजेस ये रही, तो ओवरऑल सेल्स भी तो है ना। ओवरऑल सेल्स कहाँ है? ये रही, कितनी आई थी? 142,000। नज़र नहीं हटाना। तो अगर मैं कहता हूँ, मैंने कहा ओवरऑल, मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ, ओवरऑल सेल्स मेरी कितनी थी? 142,000। सेल्स का जो 40% होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा कितना? 56,800। सेल्स में से प्रॉफिट निकाल दूं तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी? 85,200। तो मैं आपके पास ये लो, ये एरो को ऊपर ले गया, हर चीज़ क्लियर एंड क्रिस्टल रखी, वाजे रखी, ताकि घर पे पढ़ने में मसला ना हो। तो 85,200 डन हो गया। तो भाई आपके पास 6,000 प्लस परचेजेस करो, कितना होता है? 88,200 जो भी है। फिर उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दो तो कितना आता है? जी भाई, तो इसका मतलब जो झलने से पहले जो मेरी इन्वेंट्री थी वो कितनी थी? 9,000। उसको मैं पूरा यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। यानी जलने से पहले अगर हिसाब किताब मेंटेन होता ना तो ये नौबत नहीं आती। जलने से पहले कितनी थी और जलने के बाद कितनी बची है? जिसको 14,000 पे ट्रीट किया था मगर गलत किया था, तो उसमें से प्रॉफिट 5,006 को फेंक दिया, तो कितनी है जलने के बाद, जो डूबने के बाद? और डूबने से पहले कितनी होनी चाहिए थी? तो कितना इन्वेंट्री फ्लड में नुकसान हुआ? 600 का। अगर कोई डाउट है, फिर कोई प्रॉब्लम है, मैं एक दोबारा समझा दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। सिर्फ 2 महीने की बात है। समझ गई?
मेरी दुकान थी 14,000 में, मुझे बोला मेरे बाबा ने कितना, मैंने कहा बाबा स्टार्ट में 6,000 का माल पड़ा था, बाबा हमने परचेजेस 88,200 की थी। अब बाबा ने बोला कॉस्ट तो लगा कि कितनी लग रही है, तो मैंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल ली, ओवरऑल सेल्स का 40% ये रहा, कॉस्ट आ गई। तो जब एक्स रख लिया तो डूबने से पहले मेरी इन्वेंट्री कितनी पड़ी होनी चाहिए थी, 9,000, मगर डूबने के बाद उन्होंने बोला था भाई डूब गई थी, अर्ली जून की बात है, और 14 उसको हम 14,000, भाई आपने अपनी मर्जी से अज्यूम कर लिया कि 14,000 का माल पड़ा होगा, क्यों सेलिंग प्राइस पे अभी बिका नहीं है तो क्यों सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करो, जब बिक जाए तब करना। तो मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये देख लो एक्चुअल इन्वेंट्री की वर्किंग ये रही, और इसको रेड कलर से दिखा दिया, तो बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 600। क्लियर। फिर इसके बाद इसने हमारे इमोशंस के साथ खेलेगा। 7 मार्क का ये फालतू का था, हो गया, खैर फालतू तो नहीं है। अब जैसे मैं कहता हूँ, हर बच्चे से कहता हूँ, हर शख्स से कहता हूँ, अब ये तुमसे क्या पूछा 5 मार्क्स का, अरे भाई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ा ना। उसने तुमसे डेप्रीसिएशन मांग ली है, और डेप्रीसिएशन का काम मांगा है, डिस्पोजल मांगा है। तो नेक्स्ट पार्ट में नज़र नहीं हटाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मतलब बेतुका सवाल है। पार्ट डी, अगर पार्ट डी की बात कर रहा हूँ तो पार्ट डी में बोला डिस्पोजल। अब जिस बच्चे की भी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं और उसको डेप्रिसिएशन का डिस्पोजल में ग्रिप है, वो आराम से कर लेगा। मैं हाईलाइटर यूज़ कर रहा हूँ, स्लो पिच से जाऊँगा। द व्हीकल विच अजीज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2012 हैड बिन परचेज, 30 सितंबर 2009 को ख़रीदा था और 2012 में फ़ैसला किया उसको बेच देंगे। फिर कितने का ख़रीदा था, 16,000। तो इसका मतलब अगर दिमाग में इसकी जनरल एंट्री क्या हुआ कि अब ये 16,000 हमारे पास 9 में होगा, 10 में होगा, 11 में होगा, 12 में नहीं होगा। तो डिस्पोजल डेबिट, मोटर व्हीकल क्रेडिट 16,000 से। अजीज भाई ने 25% डेप्रिसिएशन निकाल ली। स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज अप्लाई ऑन कॉस्ट और इक्वल अमाउंट और सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ईच ईयर। ही चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। तो इसका मतलब जिस महीने भी लिया फुल ईयर लगेगा, जिस साल बेच दिया उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। और उसको कितने पैसे मिल रहे हैं ट्रेड अलाउंस से, 5,000 मिल रहे हैं। तो सर अब मैं अपना गेम स्टार्ट कर रहा हूँ, आप नज़र नहीं हटाना भाई, बहुत इजी है, बहुत तमीज़ वाला गेम है। तो मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्पोजल बनाना है। तो सर मेरी इतनी भी जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं टी अकाउंट के बगैर चल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस जो है ना टी अकाउंट ही है, मोटर व्हीकल डिस्पोजल। तो जो चीज़ मुझे इजी लगती है ना, तो मैंने कहा मोटर व्हीकल ख़रीद कितने की थी, 16,000। इसके बाद कैश और बैंक यानी ट्रेड इन कितने पे हुआ, 5,000। तो सर आप यार अगर ये चीज़ बता दो ना, सिर्फ आप एडी निकाल दो ना, तो मेरी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। एडी मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ 16,000 का मेरा एसेट था, 16,000 का 25% कितना होता है, हेल्प कर दो, 4,000। 16 में से 4 निकला होगा तो कितना बच गया होगा, 12,000। तो ये डेप्रिसिएशन हो गई तुम्हारी 2009 की। ओके, फिर 2009 के बाद कितना आ गया, 2009। तो 9 हो गया, 9 से 10 और 10 से 11, 2 साल बन रहे हैं। 9 से 10 और 10 से 11, 2 साल बन रहे हैं। तो इसका मतलब 9 से 10 और 10 से 11, 2 साल बन रहे हैं। तो 12,000 का 25%, 3,000। तो 12 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना बच गया, 9,000। ये नेट बुक वैल्यू बच गई। ये डेप्रिसिएशन कब की, अच्छा ओके सॉरी। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, तो फिर तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये कितना हो गया, ये भी क्या हो गया, 4,000 हो गया। डेप्रिसिएशन ये कब की हो गई, 2010 से 2011। और 12 वाले साल में बेच दिया है तो काउंट नहीं करोगे। तो डेप्रिसिएशन तुम्हारे पास टोटल कितनी आ रही है, 8,000। कौन सी साइड हैवी लग रही है, डेबिट। 16 में से 8 निकाल दो, कितना बचेगा, 8 में से 5 निकाल दो, कितना बच जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट लॉस कितने का हो गया, 3,000। कितने पार्ट का आंसर था, मगर मेरे ख्याल से आंसर अभी भी सही नहीं होगा। चेक करो ज़रा।
सेल ऑफ ओल्ड मोटर व्हीकल, ओल्ड मोटर व्हीकल सेल कितने की हुई है? 3600। सेल ऑफ ओल्ड मोटर व्हीकल कितनी है? 3600। तो इसका मतलब अगर आप देखते हो तो ट्रेड इन और सेल ऑफ ओल्ड मोटर व्हीकल, ओल्ड मोटर व्हीकल मतलब 5000 रुपये तो ट्रेड इन से आए हमारे पास, और सेल ऑफ मोटर व्हीकल से कितने आए हैं आपके पास? तो इसका मतलब बैंक और कैश कितना आया है आपके पास? 3600। तो टोटल जो तुम्हारे पास जो पेमेंट रिसीव हुई है ना, वो कितनी रिसीव हुई है वो देख लेना। पेमेंट जो पूरी तुम्हारे पास कितनी रिसीव हुई है वो तुम्हारा मैटर करता है। तो ये कितना हो गया? बैंक और कैश कितना है? 3600। तो टोटल कर लो कितना बनता है ये? 16600। और ख़रीद कितने की थी? 16000। तो इनकम स्टेटमेंट गेन कितने का हो गया? 600 का हो गया। और ये क्या हो गया? ये तुम्हें फाइंड करना था। इसके बाद इस टॉपिक की लास्ट रिक्वायरमेंट तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में इसके जो और क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में डब्बे के नीचे बोला हुआ है अजीज बाई डेप्रिसिएशन 10% पर एनम यूजिंग आरबीएम मेथड, ही ऑल्सो वांट टू क्रिएट प्रोविजन 3% और प्रीपेड एक्सपेंस 320। क्या बनाने का बोला है? इनकम स्टेटमेंट। कौन सा पार्ट था? पार्ट ई। अगेन इस क्लास का तीसरा क्वेश्चन, तीसरी इनकम स्टेटमेंट बनवा रहा हूँ। फॉर्मेट भी याद होना चाहिए और एडजस्टमेंट भी याद होनी चाहिए, तो आप आराम से कर सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा? रेवेन्यू से। बहुत स्मूथ बन जाएगा। 142,000। फिर क्या आता है? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या आता है? ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि मेरे ख्याल से 6000 थी। किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से 6000 थी। लिख दूं? फिर इसके बाद ऐड परचेजेस कितनी थी? 88,200। अब 88,200 में से जो आपके गुड्स थे ना, वो क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? लेस गुड्स लॉस्ट इन फ्लड, जो कितना था? 600। एग्री? इस बात को मानते हो? फिर उसके बाद आपके पास क्या था? परचेज रिटर्न नहीं था, और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जाहिर सी बात है 9000 तो नहीं लोगे, फ्लड के बाद वाली लोगे, जो कि कितनी हो गई? 8400। इन सबको प्लस माइनस करो, कितना आता है जी भाई? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया? 85,200। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा कितना? 56,800। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपके पास क्या माइनस करते हैं आप लोग? लेस है, किसने बोला? ओके। ऐड अदर इनकम। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पीएफडीडी हो नहीं सकता क्योंकि पिछले साल का है नहीं, तो डायरेक्ट इंक्रीज होगा। गेन ऑन डिस्पोजल कितना आया? 600। दोनों को टोटल कर लो, कितना होगा? कितना? 57,400। फिर उसके बाद क्या आता है? लेस एक्सपेंसेस। तो पहला एक्सपेंस कौन सा होगा? एक्सपेंस के नाम से है। कहाँ है एक्सपेंस के नाम से? एक्सपेंस पेड 17,400। तो एक्सपेंस पेड 17,400, इसमें कोई एडजस्टमेंट नज़र आती है? हाँ, एक्सपेंस का क्लोजिंग 320 रुपये दिया हुआ है, और अक्रूड एक्सपेंस का ओपनिंग कितना दिया हुआ है? तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या बना लूँगा?
एक्सपेंस का अकाउंट बना लूँगा। एक्सपेंस मतलब पाप, PAAP। तो अक्रूड एक्सपेंस का ओपनिंग कितना दिया हुआ है 500, प्रीपेड का कुछ नहीं दिया हुआ, अक्रूड का क्लोजिंग भी नहीं दिया हुआ है। एक्सपेंस का क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 320, प्रीपेड लिखा हुआ है। तो बैंक कितना पे कर चुके हो आप लोग 17,400। तो ज़रा 17,400 में से 820 माइनस करना, तो I/S कितना आ रहा है 17,400 माइनस 820 16,580। तो पहला एक्सपेंस मिल गया 16,580 जो ऊपर टॉप पे एडजस्टमेंट की। इसके बाद इन्वेंट्री क्या हुई थी, फ्लड से क्या हुई थी, लॉस्ट हुई थी। तो कितना हुआ, उसको एक्सपेंस बना दिया 600 का। फिर उसके बाद प्रोविज़न डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ होगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम क्रिएट हो रहा है। तो कैसे इंक्रीज़ हुआ होगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं ये रहे 20,500। कोई बैड डेट नाम की बला थी नहीं है। तो 20,500 का 3% कितना हो गया, 20,500 का 3% कितना हो गया जी 615 से मेरा क्या हो गया, प्रोविज़न इंक्रीज़ हो गया। और क्या चीज़ आ रही है, फिक्सचर्स की डेप्रिसिएशन, वो कैसे आ जाएगी। फिक्सचर्स 48,000 कॉस्ट था और नेट बुक वैल्यू कितनी है आपके पास 32, मगर फिक्सचर्स पे कौन सा मेथड अप्लाई करने का बोला है 10% बोला है। तो इसका मतलब 32,000 का 10% कितना होता है, 32,000 का 10% कितना होता है 3200। इसके बाद कौन सा बोला है, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन। अब मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन हो सकता है थोड़ा सा टफ टाइम दे तुमको, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो है ना, मोटर व्हीकल कितने का था, कॉस्ट कितने की थी 65,000 की एक मेरी कॉस्ट थी, 65,000 की मेरी कॉस्ट थी। फिर अल्लाह ने मुझे एक एसेट दिया, कितने का दिया, परचेज ऑफ व्हीकल कितनी है 15,000, मगर ट्रेड इन की भी तो वैल्यू कोई थी, कितनी थी ट्रेड इन 8,600 थी। तो 15,000 प्लस 8,600, सॉरी 15,000 प्लस 5,000, तो और माइनस क्लोजिंग कितना था, क्लोजिंग कोई था आपके पास चेक करो, नहीं था, सॉरी डिस्पोजल कितना था 20,000। इन सब को सॉल्व कर लिया, ये BD हो गया, ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया एडिशन हो गया, और ये क्या हुआ डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी थी 16 थी, कितनी थी इन सबको ज़रा सॉल्व करो कितना आता है बता सकते हो। 65,000 प्लस 20,000 माइनस 16,000, 65,000 प्लस 20,000 85,000, 85 माइनस 16 कितना होता है जी भाई 69,000। कितने परसेंट बोला था 25%। 69,000 का 25% कितना होता है 17,250, और लॉस तो था नहीं। चलो इन सबको टोटल करो कितना हो गया, एक्सपेंसेस का टोटल करो कितना हो गया 38,245। ये क्या थे तुम्हारे इनकम थी, ये तुम्हारा क्या था एक्सपेंस था। तो प्रॉफिट कितना आ गया जी बेटा 191। तो ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ गया किसका, प्रॉफिट फॉर द ईयर।